नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों पर भी नज़र बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें साबित होती हैं। क्योंकि जो हालिया जो करंट अफेयर होते हैं दोस्तों, उन पर आपको पकड़ बनाए रखना भी ज़रूरी है। कभी कभी सीधे तौर पर जो हाल ही में चीज़ें चर्चा में रही होती हैं उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खैर इसी के लिहाज से कृषि समसामयिक की सीरीज में हमारा आज की कुछ प्रमुख खबरें किन पर रहेंगी? तंबाकू पर रहेगी। और हालांकि एक एग्रीकल्चर से इतर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित हुई 2025, या अक्सर इससे रैंकिंग को लेकर के प्रश्न पूछे जाते रहे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर शामिल किया है। अगली हमारी खबर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में रहेगी, और वहीं अंतिम हमारी खबर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम से लेकर के रहेगी। तो आइए एक एक करके चीज़ें हम लोग समझते हैं। तंबाकू से लेकर के क्या खबर हमारी चर्चा में रही है? पिछले 4 वर्षों में भारत का जो तंबाकू निर्यात है अमूमन दोगुना हो गया है। तो इसी के लिहाज से इसके लिए कुछ जरूरी आंकड़े जारी किए गए थे, तो उस पर नज़र बना लेते हैं। पहले तंबाकू के अगर हम कोई वैज्ञानिक नाम की बात कर लें तो इसको निकोटिना टोबैकम के नाम से जाना जाता है। एक बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में से तंबाकू का कौन सा वैज्ञानिक नाम है? आपके विकल्प थे निकोटिना टोबैकम, फिकस बेहलेंसिस, पैमेलिया साइनेंसिस, ओसिमम सैक्टम। तो इसका सही जवाब क्या है? निकोटिना टोबैकम। और अगर तुलसी का वानस्पतिक नाम भी कई बार दोस्तों पूछा गया, तो ओसिमम सैक्टम इसको याद रखें। खैर आइए हम सभी लोग अपनी खबर की बात करते हैं। हमारी खबर क्या है? तंबाकू को लेकर के विभिन्न पहलुओं पर थोड़ा बात कर लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न बन सकते हैं। भारत की अगर हम स्थिति की बात करें, भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, इसके बाद तो चीन के बाद। भारत दोस्तों तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद तो चीन के बाद है। दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक किसके बाद? ब्राजील के बाद। तो अगर हम बात करें उत्पादन की, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन किसके द्वारा होता है? भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं जो प्रथम स्थान की बात करें चीन का है। जबकि सबसे बड़े निर्यातक की बात करें तो ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में गुजरात कुल खेती योग्य का क्षेत्र का अमूमन 45% रखता है और उत्पादन 30% करता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी कुछ तंबाकू के पारंपरिक उत्पादक क्षेत्रों में शामिल हैं दोस्तों। तो गुजरात की अगर हम बात करें, ध्यान देने वाली बात है कि इसका आमतौर पर जो कुल खेती योग्य क्षेत्र है वो अमूमन 45% के आसपास है, जबकि जो उत्पादन यह अमूमन 30% के आसपास करता है। वही आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन के लिहाज से काफ़ी जरूरी राज्य है। इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका अमूमन तापमान होना चाहिए। वर्षा की अगर हम बात करें, जब इसे वर्षा सिंचित फसल के रूप में उगाया जाता है तो फसल उगाने के मौसम के दौरान कम से कम 500 मिलीमीटर अच्छी तरह से वितरित वर्षा आवश्यक होती है। कितनी वर्षा? अमूमन इसके लिए 500 mm की वर्षा की आवश्यकता होती है। जिस क्षेत्र में वर्षा 1200 mm से अधिक होती है वहां पर आमतौर पर इसकी खेती नहीं की जा सकती है। बहुत ज़्यादा इसके लिए वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। मृदा रेतीली बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है इसकी खेती के लिए। इसका एक अपवाद है आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र दोस्तों, जहां गहरी काली मृदा में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। आमतौर पर तो मिट्टी इसके लिए बलुई दोमट या रेतीली मिट्टी इसके लिए ठीक ठाक मानी जाती है। इसके अगर हम एक अपवाद की बात करें, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गहरी काली मृदा में भी तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में सिगरेट इस्तेमाल होने वाले तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की बात करें तो कभी कभी इसके रैंकिंग को लेकर के करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीज़ों पर सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे खुशहाल देश की दोस्तों, तो फिनलैंड सबसे पहले स्थान पर है। हमेशा या पिछले कई वर्षों से पहले स्थान पर बना हुआ है। सबसे खुशहाल देश की अगर हम बात करें, फिनलैंड पहले स्थान पर बना हुआ है, इसके बाद डेनमार्क है और इसके बाद आइसलैंड का स्थान है। सबसे खुशहाल देश की जो पहला स्थान है फिनलैंड ने हासिल किया है, इसके बाद डेनमार्क और इसके बाद आइसलैंड का स्थान है। भारत के स्थान की अगर हम बात करें, 147 देशों में 118वां स्थान इसका है। अमूमन जो 147 देशों को लेकर के रैंकिंग जारी है, उसमें भारत का स्थान कहाँ पर है तो 118वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर ने गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ मिलकर प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट भी पूछा था किसके द्वारा जारी की गई, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर ने गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ मिलकर प्रकाशित की है। वहीं कुछ रिपोर्ट के बारे में अगर बात करें, यह रिपोर्ट कंट्री सेल्फ एकरिंग स्ट्राइविंग स्केल कंट्री लैडर से प्राप्त एक प्रश्न पर आधारित है। स्केल का सबसे ऊपरी हिस्सा बहुत खुशहाल जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्केल का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है बिल्कुल भी खुशहाल नहीं जीवन का प्रतिनिधित्व करता है।
ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर जब बात हो सबसे ऊपरी हिस्से की तो यह बहुत ही खुशहाल जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बात हो स्केल के सबसे नीचे वाले हिस्से की तो यह इस बात को दर्शाता है कि यह बिल्कुल भी खुशहाल नहीं है, जो कि जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। रैंकिंग के लिए अपनाए गए मापदंड की बात करें, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, इसमें कौन कौन से मापदंड अपनाए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति का सकल घरेलू उत्पाद कितना, सामाजिक समर्थन कितना, जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितनी, जीवन के विकल्प के लिए चुनने की स्वतंत्रता कितनी है, और उदारता, भ्रष्टाचार की धारणाएं, ये इसमें कुछ मापदंड है जिनको ध्यान में रखा जाता है इस रैंकिंग को बनाने में। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कैबिनेट में संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी। अभी हाल ही में राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई, संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी गई। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है। अब हम सभी लोग राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आरंभ में इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत कब की गई थी, बहुत ही जरूरी बिंदु है, इसकी शुरुआत आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई, वर्ष 2014 में करी गई। देसी गोजाति नस्लों का विकास और संरक्षण करना, गोजाति आबादी का आनुवांशिक उन्नयन करना, गोजाति पशुओं के दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, ये सभी इसमें शामिल है। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई दोस्तों, वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो जो देशी स्तर पर नस्ली गायें हैं, गोजाति नस्लों का विकास, उनका संरक्षण करना, ये सभी इसमें शामिल है। गोजाति आबादी का आनुवांशिक उन्नयन करना, गोजाति पशुओं के दुग्ध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करना, ये कुछ इसके जरूरी उद्देश्य हैं। कार्यान्वयन की अगर हम बात करें, पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। मिशन के अंतर्गत अगर शामिल अतिरिक्त गतिविधियों की बात करें, जैसे वीर्य केंद्रों का सशक्तिकरण करना, कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क बनाना, केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्मों का सुदृढ़ीकरण, किसानों का कौशल करना एवं उनमें जागरूकता का प्रसार करना, ये सभी कुछ जरूरी गतिविधियां इसमें शामिल हैं। तो इसको याद रखें, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई, वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके उद्देश्यों की बात करें, अगर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न बनाएगा तब इन चीजों को शामिल करेगा। गोकुल ग्राम क्या है, इसमें एकीकृत देशी मवेशी विकास केंद्रों के रूप में 16 गोकुल ग्रामों की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो पूछा जा सकता है कि कितने गोकुल ग्रामों की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो 16 गोकुल ग्रामों की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी गोजाति नस्लों का संरक्षण करना एवं उनका विकास करना, ये कुछ दोस्तों इसके उद्देश्य हैं। इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें, वैज्ञानिक और समग्र तरीके से देशी गोजाति नस्लों का संरक्षण एवं विकास करना, ये इसके कुछ जरूरी उद्देश्य हैं। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि वर्ष 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक। जो 15वां वित्त आयोग हमारा गठित किया गया था, इसकी अगर हम समयकाल की बात करें तो वर्ष 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक है। इसके लिए 3400 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था। तो संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें, इसके लिए जो परिव्यय कितना निर्धारित किया गया था, 3400 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया था। इसमें अभी हाल ही में 2 नई गतिविधियों को जोड़ा गया है। बछिया पालन केंद्र, कुल 15,000 बछियों के लिए 30 आवासीय सुविधाओं के निर्माण को लेकर कार्यान्वयन एजेंसियों को बछिया पालन केंद्रों की स्थापना हेतु पूंजी लागत का अमूमन 35% तक एकमुश्त सहायता प्रदान करी जाएगी। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अगर हम बात करें, इसमें जो हाल ही में नई 2 गतिविधियों को जोड़ा गया है, इसके अंतर्गत बछिया पालन केंद्र में अमूमन 15,000 बछियों के लिए, जो गाय के बच्चे होंगे उनके लिए 15,000 बछियों के लिए 30 आवासीय सुविधाओं के निर्माण को लेकर जो भी एजेंसियां हैं उनके लिए पूंजीगत लागत का अमूमन 35% तक एकमुश्त सहायता प्रदान करने का कार्य करेंगी। किसानों के लिए अगर हम ब्याज अनुदान की बात करें, किसानों द्वारा उच्च अनुवांशिक विशेषताओं, हाई जेनेटिक मेरिट वाली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बछिया की खरीद प्रोत्साहित करने के लिए दुग्ध संघों, वित्तीय संस्थानों या बैंकों के लिए ऋण पर 3% ब्याज छूट मिलेगी। कितने प्रतिशत की छूट रखी गई, तो 3% ब्याज की छूट रखी गई। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की उपलब्धियों के बारे में बात करें, दुग्ध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 63.55% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करें, पिछले 10 वर्षों में 63.55% की वृद्धि हुई। कितनी हुई, तो 63.55% की वृद्धि हुई। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में 2013-14 में 307 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर के 2023-24 में 471 ग्राम प्रतिदिन हो गया। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है, अगर इसकी उपलब्धियों की हम बात करें, इसकी राष्ट्रीय गोकुल मिशन की उपलब्धियों की दोस्तों, तो आपको क्या इसमें याद रखने योग्य है, दुग्ध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में 63.55% की वृद्धि हुई।
ग्रोथ आपको याद रखना अमूमन 64% के आसपास की इसकी ग्रोथ हुई है। और दुग्ध उपलब्धता 2023-24 की 471 ग्राम है, तो इसको याद रखें, ये बदल गई है। डेयरी उत्पादकता की बात करें, पिछले 10 वर्षों में 26.34% की वृद्धि हुई है। कृत्रिम गर्भाधान मिशन के तहत राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम 605 जिलों में किसानों के घरों पर मुफ्त कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराता है। जो अगर हम कृत्रिम गर्भाधान की बात करें, कितने जिलों में संचालित है? 605 जिलों में संचालित है, याद रखें आंकड़ा। और वहीं पिछले 10 वर्षों में जो डेयरी उत्पादकता की अगर हम ग्रोथ की बात करें, 26.34% इसकी दोस्तों ग्रोथ है। जबकि दूध उत्पादन पिछले 10 वर्षों में अमूमन 63.55% की वृद्धि हुई है। और जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी होगी? 471 ग्राम होगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? और 2014 में हुई थी। ये कुछ जरूरी आंकड़े हैं, इनको जरूर याद रखें। आइए हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को भी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा संशोधित रूप से मंजूरी दी गई है। तो आइए इसमें कौन कौन से जरूरी तथ्य हैं उनको हम सभी लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। संशोधित एनपीडीडी का उद्देश्य डेयरी संबंधी अवसंरचना का आधुनिकीकरण, विस्तार करना। इससे इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और बेहतर उत्पादकता सुनिश्चित होगी और किसानों की आय में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के बारे में अगर हम कुछ तथ्यों की बात करें, वर्ष 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्रक परियोजना है जिसे वर्ष 2021 में पुनर्गठित किया गया था। अगर इसके परिव्यय की बात करें तो एनपीडीडी को 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बजट दिया गया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर कुल बजट इसका 2790 करोड़ रुपए निर्धारित हो गया है। कितना है? 2790 करोड़ रुपए इसका दोस्तों बजट है। कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय का पशुपालन एवं डेयरी विभाग इसका कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके उद्देश्यों की अगर हम बात करें, 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूध की खरीद और प्रसंस्करण व्यवस्था को मजबूत करना, एनपीडीडी की जारी परियोजनाओं के अतिरिक्त अनुदान संबंधी समर्पित सहायता के साथ 2 दुग्ध उत्पादक कंपनियों का गठन करना इसके कुछ मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3.2 लाख अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों को सृजन करना, जबकि डेयरी क्षेत्र के कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितनी? 17% के आसपास। इस योजना में 2 प्रमुख घटक शामिल हैं। कौन कौन से? घटक ए की अगर हम बात करें, डीसीएसएस और एमपीसीएस के गठन समर्थक करने, विशेष रूप से दूर दराज एवं पिछड़े क्षेत्रों में डेयरी संबंधी आवश्यक अवसंरचना में सुधार करना। उदाहरण की अगर हम बात करें, दुग्ध शीतलन संयंत्र, दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाएं और परमाणु प्रणाली, ये घटक ए के अंतर्गत शामिल है। घटक बी की बात करें, सहकारिता के माध्यम से डेयरी, यह जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 9 राज्यों में उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन संबंधी अवसंरचना में सुधार करके डेयरी सहकारी समितियों का संधारणी विकास करना, इसका कुछ प्रमुख उद्देश्य शामिल है। अगर इसकी उपलब्धियों की हम बात करें, 30,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करे इसने। दुग्ध खरीद क्षमता की बात करें, दुग्ध संग्रहण क्षमता में 100.95 लाख लीटर प्रतिदिन इजाफा हुआ है। तो दुग्ध संग्रहण क्षमता में अमूमन 100.95 लाख लीटर प्रतिदिन का इजाफा हुआ। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की बात करें, 51,777 से अधिक ग्राम स्तरीय दुग्ध परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत किया गया। 123.33 लाख लीटर की संयुक्त क्षमता वाले मिल्क कूलर स्थापित किए गए। 232 मिलावट का पता लगाने हैं डेयरी संयंत्रों में उन्नत प्रणालियां स्थापित की गई हैं। ये कुछ इसके आदि औद्योगिक, तो ये हमारी कुछ खबरें थे दोस्तों। आदि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी ये सभी इसमें शामिल है। वहीं तो ये हमारी कुछ आज की प्रमुख खबरें हैं। उम्मीद है चीजें आप लोगों की समझ में आई होंगी। जो जो चीजें याद करने वाली मैंने ये भी बताया, और जो जो समझने वाली चीजें वो आप उनको समझिए भी। तो मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।